नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी समीक्षा बैठक करेंगे और थोड़ी ही देर में समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें कि सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ वो चर्चा भी करेंगे। मॉनसून आने से ठीक पहले तैयारियों का जायजा लेंगे, तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे, संवेदनशील स्थानों को लेकर भी बात हो सकती है। तो पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे, थोड़ी ही देर में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम धामी। और आपको बता दें कि जो संवेदनशील जगह है उनको लेकर बात कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय में विभागीय अधिकारियों से भी वो मुलाकात करेंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मॉनसून को लेकर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि मॉनसून के समय उत्तराखंड में कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन जाते हैं और ऐसे में ऐसी समस्याएं ना हो भविष्य में, इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी ही देर में समीक्षा बैठक करेंगे पुष्कर सिंह धामी। सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ वो चर्चा करेंगे। तो वहीं अल्मोड़ा में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश भर में बीजेपी का प्रशिक्षण जारी है ताकि कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर सरकार के विकास कार्यों को रखें। तो वहीं 2022 चुनाव के समय हुई गुटबाजी को लेकर कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके नतीजे शीघ्र ही सामने आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रशिक्षण की प्रक्रिया लगातार जारी है। चुनाव की दृष्टि से हमने कुछ समय के लिए इसको रोका था। अभी हमारे 6 जिलों के प्रशिक्षण हो गए हैं, बाकी के प्रशिक्षण अब शुरू हुए हैं। इसके बाद प्रदेश का प्रशिक्षण भी कुमाऊं में ही होगा, 11, 12, 13 तारीख में होगा। इसके बाद विधायकों का प्रशिक्षण होगा, उसके बाद हमारे अन्य चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण होगा। तो कुल मिलाकर जो हमारी प्रशिक्षण की प्रक्रिया है ये इसी प्रकार से नीचे से ऊपर तक जारी रहती है और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता और परिपक्व हों, उनको समाज के बीच में और कार्य करने का अनुभव रहे, ये सब इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, और ऐसे में उन्होंने कहा कि 3 दिन का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको चलाया जाएगा। संजय पुण्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, मदन कौशिक ने कहा कि 3 दिन तक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाया जाएगा, आखिर उद्देश्य क्या है प्रशिक्षण कार्यक्रम का? देखिए अंशिका, आपको बता दें देश भर में ही लगातार भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के आयोजन कर रही है। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी लगातार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते प्रशिक्षण शिविरों को रोक दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर का दोबारा से शुभारंभ किया जा रहा है और लगातार ही प्रदेश के सभी जनपदों में ये शिविर लगाए जा रहे हैं, मुख्य रूप से एकजुटता का संदेश देते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो नेता होते हैं, उन्हें किस तरह से कार्य करना है, किस तरह जनता के बीच रहकर लोगों को जागरूक करना है और जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है उन्हें धरातल पर किस तरह से उतारना है, इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार ही प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। और बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबको एकजुट कर उन्हें लगातार यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। अंशिका, बिल्कुल, और ये हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति बहुत ही ज्यादा प्रचलित है कि कार्यकर्ता से ही पार्टी है, और ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी फ्रंट फुट पर रखने के लिए, कार्यकर्ताओं को ये बताने के लिए कि वो कितने ज्यादा मायने रखते हैं, उसके लिए भी कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2022 के चुनाव में भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच पहुंचकर जनता से तमाम तरह के वादे कर रहे थे। और यही कारण है कि एक बार फिर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बहुमत से आई है। हालांकि एक मिथक था जो 20-22 सालों का मिथक था, वो भी कहीं ना कहीं टूट गया है। और कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की यही नीति है कि जनता के बीच जाकर जो योजनाएं होती है उन्हें धरातल पर उतारा जाए। बिल्कुल, और देखना होगा कि ये कार्यक्रम कितना कारगर साबित होगा। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ संजय।
तो हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। 17 अस्थायी कैंप लगाए जाने के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। टेंट की व्यवस्था के लिए टेंडर किए जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि 20 से 25 लाख रुपए के आसपास का टेंडर है, जिसमें 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्वास्थ्य कैंप पर एम्बुलेंस भी मौजूद रहेंगे, तो 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध संदर्भ में वही 2 दिन पहले भी हम लोगों की डीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग आहूत की गई थी कलेक्ट्रेट में सभागार में। उससे पहले भी एक बार हुआ था, तो हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया था डीएम महोदय के द्वारा कि आप लोग अपने विभाग में अपने स्तर से तैयारियां कर लें। तो हम लोगों ने मेडिसिन और टेंट की हमारे करीब 17 अस्थायी कैंप लगाए जाएंगे, उसके लिए टेंट की व्यवस्था के लिए हमने टेंडर कर चुका है। और इसी बीच हमने डेंगू, चूँकि डेंगू का भी उस समय कार्य रहेगा और आने की संभावना है डेंगू का, उसके लिए पर्याप्त रोकथाम से लेके उसकी छिड़काव, उसका दवाई, उसकी प्रचार प्रसार सारे अपने स्तर से किया जा रहा है, जो कि हम 10 तारीख से हमारे 10 से 12 के बीच में हमारे सारे जो सेंटर सब एक्टिवेट हो जाएंगे। और संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए संजय, कांवड़ यात्रा की शुरुआत लगभग 2 साल बाद हो रही है, जो कि उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और गंगा जल इकट्ठा करते हैं और फिर जाते हैं आसपास जितने भी जगह पर उन्हें जाना होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि इतना ज्यादा जमावड़ा होता है उत्तराखंड में, तो जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी सेफ्टी को सुनिश्चित करना ये सरकार के हाथ में है। क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अंशिका, कांवड़ यात्रा जो होती है देश का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है और प्रशासन के लिए इसे कराना एक बड़ी चुनौती भी होता है, क्योंकि जिस तरह हमने देखा है कि करीब 2 साल के बाद इस बार कांवड़ यात्रा चलनी है, तो ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। जिस तरह हमने देखा है कि चारधाम यात्रा भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ जो संख्या है श्रद्धालुओं की, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पहुंची है और जिस तरह व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं चाक चौबंद राज्य सरकार द्वारा की गई है। और अब कांवड़ यात्रा में महज कुछ ही समय शेष रह गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ जो स्वास्थ्य महकमा है वो भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कोरोना काल के समय में देखा है कि लोगों की जो भीड़ इकट्ठा होती है उससे कोरोना जो विस्फोट होते हैं उसे बढ़ने का कहीं ना कहीं खतरा रहता है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार स्वास्थ्य महकमा बैठक कर रहा है। कई कैंप लगाए जाएंगे। हरिद्वार से लगते जितने भी यूपी से लगते बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे और लगातार ही जिला प्रशासन के साथ साथ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपको हरिद्वार आना है तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। यूं तो लगातार ही तमाम बॉर्डरों पर स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे और लगातार वहां पर भी जांच की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को देखते हुए हमें खुद से भी सुरक्षित रहना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल, देखिए कांवड़ यात्रा अपनी जगह और सावधानी अपनी जगह। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। तो वहीं केदारनाथ यात्रा में हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। इस साल 1 महीने में 24 दिनों की यात्रा में ही अगर हम बात करें तो 8 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का व्यापार भी खूब चल रहा है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की हर संभव मदद की जा रही है, तो वहीं पैदल मार्ग पर फैली गंदगी को दूर किया जा रहा है। पेयजल और बिजली की आपूर्ति भी निरंतर जारी है। यात्रा प्रभावित रही थी कोविड के बाद, और इस साल 2022 में अभी करीबन 55 दिन हुए यात्रा को प्रारंभ हुए और 8.25 लाख तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम में दर्शन कर लिए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और इसमें सभी हमारे विभागों ने, साथ ही हमारे जो व्यापार मंडल है या जो होटल एसोसिएशन है, बड़ा खच्चर संचालक हैं, सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हमारा सहयोग किया है। और मैं सभी दर्शनार्थियों से भी अपील करता हूँ कि जो भी यात्री आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराकर पूरी अपना स्वास्थ्य का चेकअप कराकर यात्रा करने आए। और चूँकि आगे मानसून सीज़न भी है, बारिश का सीज़न भी है, तो और भी सतर्कता बरतें। साथ ही जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन थी उसका पालन करें।
तो केदारनाथ धाम बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो जा रहे हैं, लेकिन एक चीज जो ध्यान में रखना है वो ये कि ज्यादा गंदगी ना हो, साफ सफाई रहे, ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संजय, देखिए केदारनाथ धाम में कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम कह सकते हैं कि पिछले के कुछ सालों का रिकॉर्ड भी टूट रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी संख्या में जब लोग पहुंचते हैं तो साफ सफाई को ध्यान में रखना जरूरी है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए अंशिका, लगातार ही चार धाम हो या गंगोत्री हो या फिर केदारनाथ हो, यमुनोत्री, सभी धामों को लेकर राज्य सरकार की गाइडलाइन है कि आप जब किसी भी धाम पे जा रहे हैं तो सफाई का विशेष पर ध्यान रखें। हालांकि नगर निगम की हो या फिर अन्य की बातों तमाम कहा जा रहा है कि यहाँ पर सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखें और जगह जगह पर बोर्ड भी लगाए गए हैं कि मर्यादा बनाए रखें, साफ सफाई का विशेषकर ध्यान रखें। हालांकि देखा है कि आपने कि लगातार चार धाम यात्रा को लेकर तो यात्री है, तीर्थ यात्री है, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में सभी धामों पर पहुंच रहे हैं। अगर अभी तक की बात की जाए तो 8 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु है वो केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप सफाई का विशेषकर ध्यान रखें। हालांकि अगर कोई भी यात्री उल्लंघन करता है या फिर गंदगी फैलाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो हम भी लगातार अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि अगर आप चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। बात चमोली की करेंगे, जहां चमोली में मानसून सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले में आपदा से निपटने के लिए तहसील स्तर पर आपदा कंट्रोल रूम खोले गए हैं। बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब यात्रा को देखते हुए इन क्षेत्रों को अति संवेदनशील केंद्र बनाया गया है। बता दें कि जिले में 31 संवेदनशील क्षेत्र हैं। इन संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की टीम के साथ साथ स्थानीय पुलिस के जवानों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद में थोड़ा आपदा की संभावना को देखते हुए और वर्षा काल में भारी वर्षा से जो नुकसान की संभावना रहती है उसको देखते हुए जनपद स्तर पर जिला मुख्यालय में और हर तहसील मुख्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना पहले से की जा चुकी है, तो उसको सक्रिय रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। क्योंकि यात्रा काल भी सुचारू है दोनों बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए, तो जोशीमठ तहसील क्षेत्र में कड़े निर्देश दिए गए हैं तो कि इस करके दोनों क्षेत्रों में हमारी जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित रहे। साथ ही साथ सैटेलाइट फ़ोन, अगर नेटवर्क खराब होता है उस स्थिति में सैटेलाइट फ़ोन भी प्रोवाइड किए गए हैं। राशन हमने एडवांस में प्रोवाइड किया गया है। रास्ते अगर बंद होते हैं तो उस स्थिति में NHID से BRO को निर्देशित किया गया है कि समस्त जो हमारे रिस्की पॉइंट हैं, डेंजर जोन है, वहाँ पर पर्याप्त संसाधनों का डिप्लॉयमेंट किया जा सके ताकि समय से वहाँ पर रोड खुल सके। जनपद चमोली में यात्रा हो, चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे भगवान बद्री विशाल हो, या सबसे टफ यात्रा जो है हेमकुंड साहिब की यात्रा मानी जाती है जनपद चमोली में। हालांकि अगर मैं आपदा प्रबंधन जनपद चमोली की बात करूं तो जनपद चमोली के जो आपदा प्रबंधन गोपेश्वर का जो कार्यालय है, यहाँ पे आज हम गए हुए हैं और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कर्मचारी जो है सुबह से ही जो है 24/7 जो अपनी ड्यूटियों पे लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है कॉर्डलेस माइक हैं या आपके माइकों से, और जो पल पल का जो अपडेट जो है प्रत्येक कर्मचारी जो है ले रहा है, चाहे वो जोशीमठ की बात करें या बद्रीनाथ की बात करें, या आप जो है नारायणबगड़ थराली की बात करें, या आप जो है देवालय घेस की बात करें या गैरसैंण इलाके की बात करें, तो हर पल पल आदमी जो है यहाँ पे जो जिसकी ड्यूटी है, चाहे वो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक का, उसके बाद अलग अलग कर्मचारी यहाँ पे बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन जो सचिव है उनके जो सख्त से सख्त निर्देश जो कल यहाँ पे दिए गए थे कर्मचारियों को, तो आज हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हमको सीधे सीधे असर ये देखने को मिला कि कर्मचारी जो है लगातार जो है अपने ऑफिसों में समय से पहुँच रहा है और पल पल की अपडेट जो है पूरे जनपद चमोली के 9 के 9 ब्लॉकों की ले रहा है। क्योंकि जनपद चमोली एक ऐसा जिला है जहाँ 5 जोन में इसको रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे जोशीमठ की बात करें या गोपेश्वर की बात करें या चमोली की बात करें या कर्णप्रयाग की बात करें या पोखरी की बात करें, तो तमाम सारे लोग जो हैं अपने यहाँ पे जो ऑफिसों में पल पल पहुँचे हुए हैं। हालांकि मानसून जब आएगा उसके बाद जो है देखने में लगेगा कि किस तरह से हमारी जो आपदा की टीमें हैं वो किस तरह से यहाँ पे काम करेगी। हालांकि आज जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें जो है प्रत्येक कर्मचारी यहाँ पे मौजूद मिला है और पल पल की अपडेट जो है 9 के 9 ब्लॉकों से ले रही है। पुष्कर सिंह नेगी, न्यूज़ इंडिया, चमोली। पुष्कर सिंह नेगी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। पुष्कर,
थोड़ी देर पहले हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और फिर कुछ समय पहले जिलाधिकारी ने भी बताया कि क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं चमोली में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहां पर पहुंच रहे हैं। आधे से ज़्यादा हेमकुंड साहिब आते हैं, कई सारे सैलानी यहां पर बर्फ़ का लुत्फ़ उठाते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बद्रीनाथ धाम भी आते हैं, चौपटा वैली पर भी आते हैं बहुत सारे लोग एंजॉय करने के लिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये इलाके जो है पहाड़ी इलाके हो जाते हैं, तो यहाँ की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, देखे अंशिका, प्री मानसून की अभी जो है बारिश हो रही है, मौसम विभाग का अलर्ट है। और प्री मानसून की जब मानसून आएगा उसको लेकर जो है जनपद चमोली का हमने आपको एक डेमो दिखाने की कोशिश करी कि किस तरह से जनपद चमोली के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या जो जिला अधिकारी हैं किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो मुख्यमंत्री जो है अभी कुछ समय बाद जो है आपदा प्रबंधन की जो है सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है प्रत्येक जिलों की जो है मॉनिटरिंग करेंगे और दिशा निर्देश देंगे। तो आपने देखा हो तो आपदा सचिव जो है आपदा को लेकर, क्योंकि चमोली ही नहीं पूरा उत्तराखंड जो है हमारे, चाहे आप गढ़वाल की बात करें या कुमाऊं की बात करें, आपदाग्रस्त राज्य हमारा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि करोड़ों में यहाँ पे नुकसान हुआ है, लेकिन इस बार चाहे उत्तराखंड सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो, ये जो है अभी से जो है इस पर मुस्तैदी से देखने को हमें मिला है। जनपद चमोली की अगर मैं बात करूं तो सबसे टफ यात्रा जो है हेमकुंड साहिब की होती है। हेमकुंड साहिब में भी सैटेलाइट फोन यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या पुलिस प्रशासन या वन विभाग को दिया गया है। आपदा कंट्रोल रूम चाहे आप जोशीमठ की बात करें, तहसील स्तर पर खोला गया है, बद्रीनाथ की बात करें यहाँ पे भी खोला गया है। अगर मैं गोपेश्वर की बात करूं तो गोपेश्वर जो है पल पल अपडेट जो है यहाँ पे लिया जा रहा है। हालांकि यानी कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है वो चाक चौबंद किए गए हैं। बहुत शुक्रिया पुष्कर इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि व्यवस्थाओं को अगर हम देखें तो बेहतर किया जा रहा है, और साथ ही क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। तो उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में जनपद स्तरीय मौसम की चेतावनी जारी करते हुए बताया कि मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसको देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 1 जुलाई को रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं 2 जुलाई को सामान्य मौसम की संभावना जताई गई है। तो कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है तो वहीं कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को देखते हुए, और साथ ही जितने भी सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए खास तौर पर मौसम विभाग का जो ये अनुमान है ये बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड परिवहन निगम की हरिद्वार डिपो में बस चालकों की कमी आ गई है। लंबे रूट के चालकों को आराम नहीं मिल रहा है, तो वहीं लगातार ड्यूटी करने से दुर्घटना होने का भी खतरा बना है। बता दें कि हरिद्वार में प्रतिदिन करीब 15,000 से भी ज्यादा यात्री बसों से यात्रा करते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब रूट पर यात्रियों का ज्यादा दबाव रहता है। ऐसे में कई रूटों पर किसी न किसी दिन बस का संचालन नहीं हो पाता, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है। बसों के संचालन पर ब्रेक लग गया है। कई सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते वो बस के संचालन में बाधा ला रहे हैं। अब इसको लेकर योजना बनाई जाएगी कि आखिर कैसे जो बस ड्राइवर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाए और बसों का संचालन जारी रखा जाए। तो हरिद्वार में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक आपस में बुरी तरह लड़ते दिखाई दे रहे हैं। युवक एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो रेडी बेल वाला मैदान का है, जहां दुकानदारों और यात्रियों के बीच मारपीट हो गई थी। पुलिस का कहना है कि मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलते ही उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो ये वीडियो है ये वायरल हो रहा है और आप देखेंगे कैसे लाठी डंडों से पिटाई हो रही है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है और ये अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस को मामले में अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलेगी तभी इस पर कार्रवाई की जाएगी। रात को वहाँ पे कुछ लोगों के बीच में मारपीट हुई थी। वहाँ पे हमारा चौकी इंचार्ज और अन्य फोर्स भी लगी हुई है, उनको मौके पे पूछताछ भी कर रहे हैं।
और जो भी इसमें क्लियर होगा, जो भी संज्ञान में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, जिससे कि उनसे आईडी लेके और आवश्यक धाराओं में। तो वहीं हरिद्वार के सिडकुल इलाके में सड़क पर दौड़ती मोटरसाइकिल पर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। दरअसल बाइक पर सवार एक शख्स घर लौट रहा था, तो वहीं बाइक के हैंडल पर सांप लिपटा देखकर बाइक चालक ने आनन फानन में गाड़ी खड़ी कर दी है। आसपास के लोगों की मदद से सांप को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद बाइक चालक ने लोगों की मदद से सांप को बाइक से बाहर निकालकर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। वहीं रुड़की में ओवरलोड डंपर आए दिन हादसे का कारण बनता जा रहा है। ओवरलोड डंपर चलने की वजह से ग्रामीण लगातार हादसे की चपेट में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ओवरलोड डंपर चलने की वजह से कई मौतें भी हो चुकी हैं। तो वहीं लखनौता चौकी के सामने ओवरलोड मिट्टी से भरे डंपर बेखौफ गुजर रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी ओवरलोड डंपर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास एक धर्मशाला के कूड़ादान में भ्रूण मिला है। तो वहीं कूड़ेदान में भ्रूण मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। साथ ही धर्मशाला और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है, ताकि भ्रूण कूड़ेदान में फेंकने वाले के बारे में कोई सुराग मिल सके। हरिद्वार में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी संन्यास लेने वालों के लिए अब साक्षात्कार और शैक्षिक योग्यता जांचने की व्यवस्था करने जा रहा है। तो वहीं अखाड़े के नियमों के मुताबिक सब कुछ सही होने के बाद व्यक्ति को संत परंपरा में शामिल किया जाएगा, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी ने अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से इस बारे में चर्चा की। बताया जा रहा है कि अखाड़े में एक कमेटी बनाई जा रही है। संन्यास ग्रहण करने से पहले व्यक्ति को कमेटी के आगे पेश होना होगा। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।